Talks. Today we have with us Dr. Mrs. Shrestha Saxena. She is a leading gynecologist and the director of Sai Seva Hospital located in Sihor, Madhya Pradesh. She has completed MBBS in 2002 from Gandhi Medical College, Bhopal. She has done MD in obstetrics and gynecology in 2006 from SS Medical College, Rewa, Madhya Pradesh. She has more than 15 years of brilliant experience in various fields of obstetrics and gynecology. She is also a high risk pregnancy expert, motivational speaker, Raj Yog meditation trainer, director of Divine Garv Sanskar project, and also the project manager of Nasha Mukti Abhiyan Sai Seva Hospital, Sihor, Madhya Pradesh. So, मैम इज हैविंग काउंटलेस एक्सपर्टीज इन वेरियस डोमेन्स. मैम, आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार ऋचा जी, वेरी गुड इवनिंग. थैंक यू आपकी सारी टीम को एंड थैंक यू संजीव मलिक सर. Thank you so much, ma'am. So, let's start today's session. My first question to you is, kindly share your journey of becoming a doctor and how did you came into spirituality? या माय जर्नी ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर. तो मेरा जो जन्म है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ एंड मैं बहुत लकी रही इस मामले में कि मेरे दोनों ही पेरेंट्स एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हैं और हेल्थ पे शुरू से. तो ये लगभग बात है क्लास 4th की, जब मैं 10 इयर्स की होंगी तभी से मेरी माँ ने मुझको जो एक ट्रेनिंग दी, मतलब मेरी ज़िंदगी का जो आइडियल है, इंस्पिरेशन है, वो मेरी माँ है. और उन्होंने एक हम मुझे मतलब मेरा थोड़ा-सा रिज़ल्ट 4th स्टैंडर्ड का नॉट अप टू मार्क और एक्सपेक्टेशन था. तो उस समय माँ ने, जैसे कहते हैं कि हनुमान की शक्तियाँ जगाईं, तो माँ ने मुझे थोड़ा कहा कि बेटा आप बेटर कर सकते हो, यू हैव टू बी जस्ट डिसिप्लिन्ड. और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी चीज़ उस समय बोली कि भले आप 10 इयर्स के हैं, छोटे हैं, बट आप सुबह उठें और पढ़ें. सुबह का समय कभी भी व्यर्थ ना जाने दें. तो वो मुझे ध्यान है कि उस समय से, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 4th टू शायद कंप्लीशन ऑफ माय पोस्ट ग्रेजुएशन, कभी ऐसा नहीं होने दिया मैंने कि मैं कभी 5 बजे से लेट उठी हूँ. और ये जो डिसिप्लिन था, स्ट्रिक्ट लाइफ थी, हार्ड वर्क, सिंसेरिटी, डेडिकेशन, ये कंटिन्यूअस बढ़ता ही गया. और इसी शायद हार्ड वर्क से और मेरे स्पिरिट गाइड गुरुजी की कृपा से, मम्मी पापा फैमिली सपोर्ट से, आई वाज एबल टू अचीव माय टारगेट, दैट इज कि पीएमटी में जो मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया 12th में. और मेडिकल कॉलेज में भी वही मेरा जो एक बहुत सिंसियर एफर्ट था, कंटिन्यूअस चलता रहा. मेडिकल एजुकेशन के हमारे तुरंत एमबीबीएस के बाद एक जो है हम लोगों का प्री पीजी टेस्ट होता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए. उसमें भी ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन ने फिर से रंग लाया और मुझे मेरी ब्रांच जो चाहिए थी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिल गई. फिर मेरी हॉस्टल लाइफ स्टार्ट हुई. दैट वाज थोड़ा सा स्ट्रगल क्योंकि पहली बार घर से बाहर निकले थे, बट स्टिल फिर वही जो माँ ने सिखाया था बचपन से कि हार्ड वर्क को छोड़ना नहीं है, सिंसेरिटी, डेडिकेशन, तो वही चीज कंटिन्यू रही पीजी में. एंड दैट हेल्प्ड मी टू मेक मी वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट्स ऑफ माय एचओडी. और मेरी मैम जो थी, एचओडी मैम, शी ट्रीटेड मी लाइक हर ओन चाइल्ड. तो वो निकल गए 3 साल. एंड लकीली फिर अगेन अब बात आती है कि यू हैव टू गो इन फॉर अ जॉब. तो जॉब भी जो है ईश्वर कृपा से और सारा मार्क्स बेसिस पे होना था, वॉक इन इंटरव्यू सीहोर में, और उस पर डिपेंडेंट था कि आपके एमबीबीएस के मार्क्स. अगेन वही जो आपने जितना 5 इयर्स एक सिंसेरिटी, रेगुलरिटी से वर्क किए थे परसेंटेज बेसिस पे, मुझे पीजीएमओ की पोस्ट मिल गई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. एंड वहाँ बहुत ही ब्रिलियंट चांस मिला मुझे काम करने का, क्योंकि वहाँ पे ये कंडीशन थी जब मैंने ज्वाइन किया था, लगभग 1 साल में ओनली 10 to 14 सिजेरियंस होते थे, बाकी पेशेंट सब रेफर हो जाते थे. बट एक वो बहुत ही एक्साइटमेंट था कि काम करना है, क्यों रेफर होंगे पेशेंट, सीख के आए हैं, हम करेंगे. तो ग्रेजुअली टीम डेवलप हुई और विद इन 6 months मतलब सारा स्टाफ ट्रेन
करने की मैंने पूरी कोशिश की। मैं सबसे छोटी थी, सबसे जूनियर थी। बाकी सारे जो था मेरा टीम, वो लोग मुझसे 10-10, 12-12 इयर्स सीनियर थे। बट एक वो वाला वहाँ भी मतलब ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि टीम्स को जोड़ लिया, और ब्लड बैंक हम लोगों को रेगुलर बेसिस पे मिलने लग गया। सारे इन्वेस्टिगेशंस होने लगे, तो हमने रात को भी केसेस रेफर करना बंद कर दिए। और हमको जो है लगभग आप समझ लिए टारगेट 30 to 40 सर्जरीज इन अ मंथ, जो सिजेरियन सेक्शन जो कि एक इमरजेंसी होती है, हम लोग हॉस्पिटल में ही 24 आवर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री सर्विसेज देने लग गए। इससे मुझे जो है फर्स्ट ईयर में ही यहाँ पे सीहोर में कलेक्टर अवार्ड मिला, बहुत अप्रिसिएशन मिला सारी जनता का। देन ये चलता गया सिलसिला इस तरह से, मूव करते करते कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी कि मुझे जो है गवर्नमेंट जॉब छोड़ना पड़ा, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स, लेग पुलिंग, सब चीजें होती हैं। मैं बहुत जूनियर थी, बहुत सारे सीनियर्स थे, तो वो थोड़ी सी ऐसी कंडीशंस कभी वर्किंग अनकंफर्टेबल हो जाती, तो फिर मैंने अपना जॉब छोड़ दिया लगभग 4 इयर्स की डेडिकेटेड सर्विस के बाद। एंड देन आई स्टार्टेड ऑफ विथ माय ओन प्राइवेट प्रैक्टिस। एवरीथिंग वेंट ऑन स्मूथली। बट जो एक चीज जो मैं ऑब्जर्व कर रही थी मेरी लाइफ में, कि जब भी कोई पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होता या जब भी कुछ भी बात आती, तो पूरा मन उदास हो जाता पूरी तरह से। जो है आप सोचने लगते कि सारी खुशी खत्म हो गई जब तक पेशेंट नहीं ठीक हो रहा, कि कैसे, मतलब क्यों आते हैं ये अप्स एंड डाउन्स। तो ऐसे ही करते करते लगभग 2016 में इट वाज लाइक एकदम से चेंज आया लाइफ में, जब मुझे जो है सर्वाइकल लिगामेंट टियर हुआ, और मेरा पूरा हैंड नहीं उठता था उस समय। लगभग 1.5 महीने का बेड रेस्ट था। तो उस समय मुझे, जो मेरी लाइफ बिल्कुल स्मूथ स्मूथ चल रही थी विथ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, सारा स्ट्रगल करते करते, तो मुझे लगा कि नहीं, यही सब कुछ नहीं है लाइफ में। क्यों ऐसी, जब हम इतने स्ट्रांग क्यों नहीं हो सकते, चीजें ऐसी कंट्रोल क्यों नहीं हो सकती कि हम, हमारे जो है खुशी कभी खत्म ही ना हो सके, किसी भी फिजिकल चीज पर डिपेंड ना हो। और इसी सर्च के दरमियान हम जो है मेडिटेशन के इंट्रोड्यूस हुए एक गायनिक कॉन्फ्रेंस में। वहां से मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। मेडिटेशन से मुझे बहुत ज़्यादा फायदे मिलने लगे। इनफैक्ट मेरी जो ट्रीटमेंट था वो भी बहुत इम्प्रूव हो गया, पेशेंट्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लगे। और जब मुझे ये फ़ायदा मिला, तो हमने उस चीज़ को शेयर अपने पूरे स्टाफ में किया। और हमारा एक मेडिटेशन सेंटर हॉस्पिटल में ही है। और अब हम यही जो मेडिटेशन है और ये सेल्फ स्ट्रेंथनिंग जो है, ये आंगनवाड़ियों में और स्कूल्स में सब जगह जो है फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी। आई गेस कि हमारे व्यूअर्स को भी आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। और क्योंकि आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हो, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है that during menstrual cycle lots of problems are faced by women. What are the major problems and solutions or remedies for the same? ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक जो टीनेज गर्ल्स होती हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एकदम से चेंज आता है राउंड अबाउट 13 to 14 ईयर्स। हाँ, आजकल जो साइकिल का टाइम हो गया है, तो कुछ लड़कियों को ये 8 ईयर्स से ही स्टार्ट हो जाती है। बट जो एक नॉर्मल टाइम है, लगभग आप समझ लीजिए 10 to 12, 13 तक सबको स्टार्ट होता है। अब मैंने जो, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, जो बच्चियां आती हैं, उनकी बेसिक प्रॉब्लम मेंस्ट्रुअल्स में रहती है। आजकल जो दिख रही है वो है इरेगुलर मेंसेस। इरेगुलर मेंसेस माने साइकिल्स जो हैं उनकी इनफ्रीक्वेंट हो रही हैं, टाइम से नहीं आते हैं, उस चीज की प्रॉब्लम। दूसरा, हैवी मेंसेस होते हैं, एक ये भी बहुत, जिसको हम लोग मेनोरेजिया बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। अच्छा, कुछ जो फीमेल्स हैं उन्हें हाइपोमेनोरिया हो रहा है, कम ब्लीडिंग होती है, ओलिगोमेनोरिया हो रहा है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, प्लस पीएमएस माने प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि मेंसेस में होती है। इसमें कुछ फिजिकल और इमोशनल चेंजेस जो हैं गर्ल्स फील करते हैं अराउंड देयर साइकिल। ये 3 to 4 डेज या 6 to 7 डेज प्रायर टू साइकिल भी हो सकती हैं, एंड ड्यूरिंग द साइकिल। इसमें सारे मूड चेंजेस होते हैं। और फिजिकल चेंजेस में जैसे कि उनको जो है पिंपल्स आएंगे, और या फिर पेट में दर्द होना, क्रैम्प्स आते हैं। और जो मूड बहुत ज्यादा चेंज होता है गर्ल्स का, इरिटेबल हो जाती हैं, एंगर बहुत आता है बच्चियों को। और बिल्कुल माने कुछ आप इस तरह से देखेंगे एकदम मूडी हो रही हैं बेटियां, या फिर सैड हैं।
तो ये मेन प्रॉब्लम्स हैं जो कि गर्ल्स फेस करती हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अच्छा, अब जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये है कि आप देखें, पहले भी लेडीज होती थी आज से 20 साल 25 साल पहले, ये प्रॉब्लम्स कम थी बट अभी ज्यादा हो रही हैं। तो बेसिकली इसका कारण है कि चेंज इन लाइफस्टाइल। कैसा चेंज? कि हम क्या खा रहे हैं और हम कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, ये हैबिट्स जो हैं इसके कारण हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस फिर सेकेंडरी टू ये सारी प्रॉब्लम्स लीड करता है। तो मेरा सबसे सजेशन रहेगा कि बच्चियों को जो है, माओ को ध्यान देना है कि बच्चों की डाइट बहुत हेल्दी हो। इस हेल्दी डाइट में उनको जो है ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जरूर लेना चाहिए और जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। एक अभी पढ़ाई का लोड बहुत ज्यादा रहता है बच्चों को, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह कोशिश करें कि 1 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी जरूर इंक्लूड करें अपनी लाइफ में। दूसरा, वेट पे ध्यान रखें, ना तो बहुत कम होना है और ना ही एक्सेसिव ओबेसिटी, मोटा होना है। वेट बैलेंस रहेगा तो भी हम जो है ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। एक और जो चीज है वो कि अपने जो डाइट में सप्लीमेंट्स ऐड करें, जिनको ज्यादा ब्लोटिंग होती है, पेन होता है, वो सप्लीमेंट्स ऐड करें। एक जो पाया गया है कि आजकल जंक फूड का बहुत ज्यादा ट्रेंड है बच्चियों में, तो इसमें भी पेरेंट्स को कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि ठीक है, हम पूरी तरह से कट ऑफ नहीं कर सकते बट डाइट शुड बी बैलेंस्ड। और उनको वीक में या मंथ में थोड़ा सा ठीक है जंक भी दे दें, तो बैलेंस रहेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी कम हो जाएंगी। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जैसे कि हैवी ब्लीडिंग हो रही है या कंटिन्यूस है, तो फिर हमको डॉक्टर को बिल्कुल दिखाना चाहिए और एडवाइस लेना चाहिए। थैंक यू मैम। एक हमारे व्यूअर हैं, उनका क्वेश्चन ये है कि इनफर्टिलिटी वीक किस कारण से होती है एंड हाउ टू इम्प्रूव दिस प्रॉब्लम। इनफर्टिलिटी किस कारण से होती है जी। एंड हाउ टू इम्प्रूव दिस प्रॉब्लम? जी। ओके, देखिए, अगर आप साइंस में जाएंगे तो 50% केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी आर इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मीन्स देर इज नो रीजन पर्टिकुलर बिहाइंड इट, और 50% का यू कैन पॉइंट आउट अ डेफिनेट रीजन। आजकल जो इनफर्टिलिटी मिल रही है बेसिकली ड्यू टू इरेगुलर साइकिल्स, माने जो ओवेरियन डिस्फंक्शन हो जाता है, ओवरीज जो हार्मोन्स रिलीज करती हैं उसमें अगर हमारा हार्मोनल बैलेंस प्रॉपर नहीं है तो फिर हमारा एग रिलीज नहीं हो रहा है एंड दैट इज लीडिंग टू इनफर्टिलिटी। अब अगेन ये हार्मोनल इम्बैलेंस भी इज रिलेटेड डायरेक्टली टू योर लाइफस्टाइल। यू नीड टू हैव अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, है ना, जिसमें वही हमारे एक्सरसाइज, आपको अपने वेट पे ध्यान देना है एंड यू शुड हैव एडेड मल्टीविटामिन इन योर डाइट, ग्रीन वेजीज, जस्ट अवॉइड जंक फूड, जस्ट अवॉइड आपका जो सारा रेफ्रिजरेटेड फूड है, रिफाइंड फूड है, आपके जो एरेटेड जो आप कहते हैं ना कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, इन चीजों को आपको कम करना है। एंड प्लीज एड मेडिटेशन टू योर लाइफ। मेडिटेशन को अगर आप अपनी लाइफ का एक पार्ट बना देंगे, यू कैन हैव एवरीथिंग व्हाट यू वांट। वेल सेड मैम। हमारी नेक्स्ट जो व्यूअर हैं, उनका क्वेश्चन ये है, बबीता गुप्ता जी हैं। क्वेश्चन इज कि मैम यूट्रस की इंजरी को कैसे ट्रीट करें। यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर, और उसमें तो डायग्नोसिस बनना बहुत जरूरी है। ये क्या थोड़ा इंजरी क्रिटिकल है? केस हो सकता है, या हाँ दिस जी। यू कैन नॉट हैंडल ऑन योर ओन, दिस तो ये तो आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो आपको हेल्प करेंगे इसमें, बिकॉज द डायग्नोसिस हैज टू बी मेड ना। या ओके मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे बॉडी के न्यूट्रल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं एंड व्हाट फूड्स शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग दिस साइकिल टू अवॉइड क्रैम्प्स, या जो पेन सफ़र करती हैं महिलाएं, उसको रिमूव हम्म, करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारा जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है बॉडी का, वो क्या होना चाहिए, या कौन से ऐसे फूड्स होने चाहिए जो हम अवॉइड करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऋचा जी, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। एक जैसे ही स्टार्ट होता है मेंसेस, गर्ल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, मूडीनेस। अब इसमें हम जो है पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, खासकर मदर का। हमें
ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारी बच्चियां जो हैं टीनेज एंटर करती हैं, तो एक उनको क्रेविंग होती है जंक फूड की। और आजकल तो आप देखें कि जंक फूड जो है वो बचपन से ही हर जगह अवेलेबल है बहुत ही इजीली, और पेरेंट्स भी शॉर्टकट में बच्चों को वो बहुत इजीली अवेल करा देते हैं। बट इसमें थोड़ा सा मेहनत पेरेंट्स की तरफ से रहे, शुरू से ही एक डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए कि हम जो है बहुत बैलेंस डाइट दें। अब खास तो इसमें आयरन है, जो आयरन रिक्वायरमेंट होता है टीनेज गर्ल्स का वो हाईएस्ट होता है किसी भी एज से। और इसको हम सप्लीमेंट ले सकते हैं अनार, चुकंदर, आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनको आप, हाँ, गुड़ और अपनी जो मूंगफली उसकी चिक्की, ये चीजें बच्चों को जो है वो हमें हैबिट डालना चाहिए, शुरू से ही उनको थोड़ा थोड़ा देते रहना चाहिए, हैबिट में रहे, बच्चे खाएं। दूसरी चीज है दूध, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दही, कर्ड, ये कैल्शियम सप्लीमेंट करता है। इसी समय बच्चियों की जो है बोन्स की इंटेग्रिटी होती है। इस समय अगर हम अच्छे बच्चों को हैबिट डालेंगे मिल्क और कर्ड लेने की, तो ये इनको आगे की लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। तीसरा, कैलोरीज कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए पिज्जा लेंगे, बर्गर, जो बच्चे आजकल बहुत इजीली, चिप्स ये या फिर आपके कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें बहुत हाई कैलोरीज है। तो हमको इतना हाई कैलोरीज भी नहीं लेना है, बैलेंस करके रखना है। एक लगभग टीनेजर गर्ल की रिक्वायरमेंट होती है 2200 कैलोरीज, लेकिन उतना वर्कआउट भी होना है। मैंने वही कहा था पहले भी कि कम से कम 1 घंटे का कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी का एक्सरसाइज बच्चियों का होना चाहिए, जरूरी है। और प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन्स जरूरी है। प्रोटीन्स का जो सोर्स है वो है दालें और दूध। फिर इसके अलावा हम नट्स जरूर अपने उसमें डाइट में दिन भर में बच्चों को काजू, किशमिश, बादाम, जो नट्स होते हैं वो जरूर दिए जाएं, जरूरी है। बच्चों को होल ग्रेन्स का वाला फूड देना चाहिए। फ्रूट्स भी दिन में कम से कम 2 बार नहीं तो 1 बार जरूर मिलना चाहिए। तो ये हैं बच्चों की जो ग्रोइंग एज, टीनेज में। और इनफैक्ट जो लेडीज हैं उनमें भी ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डाइट बहुत बैलेंस रखें, क्योंकि हमने अक्सर हमारी फैमिलीज में देखा है कि लेडीज अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती हैं, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये चीज माँ से ही बच्चा सीखेगा। अगर माँ सुबह उठेगी, दूध लेंगी, माँ लेंगी नाश्ता, तो बच्चे भी सीखेंगे, बच्चे भी लेंगे। और ये अगर इनकी बचपन से ही हैबिट बन जाती है तो न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट कंटिन्यूस चलती रहती है। थैंक यू मैम। सो टू सम अप वी कैन से कि बैलेंस डाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंड एज इट इज़ सेड कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो जो भी आपने टिप्स बताए वो सारे टिप्स को फॉलो करके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हमारे व्यूअर है, उनका कहना ये है कि अगर उनका एक बेबी हो गया है तो क्या उनको फर्टिलिटी हो सकती है और शी कैन एक्सपेक्ट सेकंड बेबी, यस, व्हाई नॉट। या एक बेबी के बाद इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं? इनका सवाल ये है। आप समझ लीजिए इस चीज में 99% ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने एक बेबी बहुत नॉर्मली कंसीव किया है तो आप सेकंड बेबी भी बहुत इजीली कंसीव करेंगे। ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एक व्यूअर हैं शावी शर्मा का। इनका क्वेश्चन ये है, मैम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अप एंड डाउन कर सकते हैं, लाइक स्टेयर्स पे जा सकते हैं? मीन्स हर क्वेश्चन इज कि फिजिकल एक्टिविटीज में क्या करना चाहिए या क्या अवॉइड करना चाहिए? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि आपको कॉन्शियस रहना है। आप स्टेयर्स भी चढ़ें लेकिन कॉन्शियसली। बिल्कुल। ठीक, मैं जो यूजुअली बोलती हूँ कि इनएक्टिव तो होना नहीं है, बैठ के भी नहीं रहना है, लेकिन घरों में क्योंकि सीढ़ियां तो होती ही हैं और आजकल तो ड्यूप्लेक्स सिस्टम है, तो आपकी मजबूरी हो जाती है कि चढ़ना ही है। बिल्कुल चढ़ सकते हैं, लेकिन केयरफुल रहें और आराम से चढ़ें। और हाँ, कोशिश करें कि 3-4 बार, ऐसा नहीं कि 10-11 बार चढ़ रहे हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ओके मैम। एक हमारे व्यूअर हैं, उनका क्वेश्चन ये है कि हार्मोनल इश्यूज के कारण क्या हेयर फॉल भी होते हैं, एंड हाउ टू डील विद दिस इशू? ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और आजकल की बर्निंग क्वेश्चन है। एंड बिल्कुल। डेफिनेटली डेफिनेटली हॉर्मोन्स का कंप्लीट इफेक्ट है हमारे हेयर ग्रोथ के ऊपर। एंड हाउ वी कैन डील विद दिस, तो मैं आपसे कहूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, यू शुड हैव एडिक्वेट स्लीप, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक डिसिप्लिन्ड जो है आपका एक रूटीन में रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, यू शुड अवॉइड थिंग्स विच इंक्रीज स्ट्रेस। तीसरा, आपका डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए। प्लीज ट्राई टू अवॉइड जंक फूड। आप जो है फ्रेश फूड खाएं, लिविंग फूड खाएं। जिस लिविंग फूड वो होता है जिसमें लाइफ है। दैट इज, आप जो रिफाइंड फूड होता है, पैक्ड फूड होता है, उसमें जो सारे उसकी नेचुरल जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाती है। तो ट्राई टू ईट अ बैलेंस डाइट। खूब सारा कैल्शियम लेना है, जो कि मिल्क, कर्ड, है ना। हम चीज को जहां तक है अवॉइड करें क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट्स हैं, लेकिन मिल्क अच्छे अमाउंट में लें, कर्ड लें, फ्रूट्स लें, गुआवाज लें। और फिर भी अगर आपको लगता है कि स्टिल इट इज कंटिन्यूइंग, देन आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज कभी कभी इन्फेक्शन या कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। यस मैम। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ संस्कार के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बट बहुत सारे लोग अनअवेयर हैं व्हाट इज़ गर्भ संस्कार, हाउ इट हेल्प्स। तो आप गर्भ संस्कार के बारे में बताएं और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स कोट करें, हाउ गर्भ संस्कार कैन बी यूजफुल इन प्रेगनेंसी। ओके, या ये वर्ड गर्भ संस्कार दो वर्ड्स के जोड़ से बना है। गर्भ मतलब वूम, और संस्कार माने इंस्टिलिंग वैल्यूज। माने इसमें हम जो है अनबॉर्न बच्चे को एजुकेट करते हैं। दैट इज एजुकेटिंग एन अनबॉर्न चाइल्ड। इसमें बच्चे के अंदर संस्कार डाले जाते हैं जब वो माँ के गर्भ में ही है। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि प्री कंसीविंग 3 मंथ्स पहले से ही यदि हम इस चीज पे ध्यान दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। देखिए, अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि जो बच्चा हमें दिख रहा है सामने खेल रहा है, 1-2 साल का, 1.5 साल का, 3 साल का बच्चा, और घर में एक फैमिली है, पेरेंट्स हैं और इन लॉज हैं, सब साथ रह रहे हैं। तो अगर बच्चा सामने है तो आप क्या करते हैं, अगर कुछ भी बात हो जाए, मन मुटाव हो जाए, तो आप कोशिश करते हैं कि आप बच्चे के सामने ना बोलें। आप कोशिश करते हैं तेज ना बोला जाए या बैड लैंग्वेज ना यूज की जाए कि बच्चा सीख जाएगा। तो जब हमें बच्चा दिखता है तो हम अवॉइड करते हैं कि इस तरह की बात टेंशन वाली, स्ट्रेस वाली बच्चे के सामने ना करें, या लड़े नहीं, झगड़े नहीं। या कुछ टीवी पे कुछ ऐसी चीज आ रही है वायलेंस वाली, तो वो भी हम बंद कर देते हैं कि नहीं, बच्चा ना देखे, बच्चे के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। तो ये हम कब करते हैं, जब हमें बच्चा दिख रहा है, बच्चा माँ के शरीर से आ चुका है, बाहर दिख रहा है, तो हम ये चीजें अवॉइड करते हैं। लेकिन जब बच्चा माँ के शरीर में है, उसके गर्भ में है, तो उस समय भी माँ क्या सोच रही है, माँ के क्या मूड है, इन सब चीजों का इफेक्ट बच्चे के मेंटल स्टेटस पर पड़ता है और इमोशनल स्टेटस पे पड़ता है। तो गर्भ संस्कार के थ्रू हम कोशिश ये करते हैं कि हम अच्छी वैल्यूज बच्चे को माँ के गर्भ से ही सिखाएं। माने माँ का जो लाइफस्टाइल है, माँ का सोचने का ढंग, माँ के जो मूड स्विंग्स हैं, वो इतने मतलब माँ को इतना कंट्रोल, अपना इमोशनल स्टेटस रखना, इतना हैप्पी हैप्पी रहना है कि जो बच्चा है वो भी हैप्पी हैप्पी रहे। अब जैसे रिचा जी आपने कहा ना कि इसके मैं आपको लाइव एग्जांपल बताऊं, तो रियली आई टेल यू कि हम लोग जहाँ मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, काफी स्ट्रेसफुल होता है जो हमारा ऑब्सगाइनी रहता है। तो उसमें हम लोगों की जो है, आप समझ ली, हर दूसरे तीसरे दिन नाइट ड्यूटीज लगती हैं, एंड वी हैव टू वर्क फॉर 16 आवर्स, 20-24 आवर्स कंटिन्यूसली विदाउट स्लीप। अच्छा, ऐसी ड्यूरेशन में अगर प्रेगनेंसी, क्योंकि वो जो एज होती है जब पीजी किया जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन, वो भी 24, 25, 26, 27 यही है। तो उस समय अगर कंसीव भी कर लेते हैं हम लोग ड्यूरिंग में, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स हु आर डूइंग पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो डॉक्टर, हम लोग ने ये चीज देखी है कि जो कंसीव करती हैं ड्यूरिंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन, और उनका स्ट्रेस में जो निकलता है टाइम 9 मंथ्स का, वो बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं बेचारे, मतलब रोना ज्यादा, इरिटेट होना कम, सोशल रहते हैं। और वही आप देखेंगे डिफरेंस एक इजी लाइफ वाला जो डॉक्टर है, मैंने जहाँ स्ट्रेस नहीं है, वहां पे जो बेबी होता है वो बहुत ही कूल और हैप्पी चाइल्ड। तो ये तो प्रैक्टिकली हम लोगों की लाइफ से आपको देखने मिल सकता है। और बाकी जो हमारी हिस्ट्री है, वो अभिमन्यु का तो एग्जाम्पल सबको पता है कि अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही सीख लिया था बिल्कुल। चक्रव्यूह को में घुसना कैसे है। और माँ सो गई तो माँ नहीं सुन पाई, तो अभिमन्यु भी नहीं सुन पाया कि फिर भेद के बाहर निकलना कैसे है।
तो माँ का बिल्कुल, जो हार्मोनल स्टेटस है वो पूरी तरह से बच्चे के इमोशनल स्टेटस को डिटरमाइन करता है। बिल्कुल मैम। जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं या जो भी फैमिली प्लानिंग का सोच रहे हैं या कंसीव कर लिया है, उनको डेफ़िनेटली गर्भ संस्कार की प्रैक्टिसेज़ को अडॉप्ट करना चाहिए जी एंड इट्स बिल्कुल। रियली वेरी इम्पोर्टेंट। जी। मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी एक व्यूअर हैं श्वेता जैन। हर क्वेश्चन इज़ कि फाइब्रॉइड प्रॉब्लम है, क्या ध्यान रखना चाहिए इन्हें कि फाइब्रॉइड्स ना बढ़ें, इंक्रीज़ ना हो? ओके, एज कितनी है इनकी? एज तो मैम इन्होंने नहीं बताया, अराउंड इट्स मिडिल एज है। ओके, और साइज क्या है फाइब्रॉइड का? ओके, ये इनकी सोनोग्राफी की डिटेल्स वगैरह में पता होगा इनको। मैम, आप अपनी कमेंट में रिप्लाई कर दें कि फाइब्रॉइड्स का क्या साइज़ है, फिर हम आपके क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीओडी एक मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज़ है जो अभी हम देखते हैं, एंड एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आपके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे जहाँ पे आप पीसीओडी के बारे में लोगों को अवेयर कराते होंगे और बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलते होंगे। सो व्हाट डू यू फील, या क्या सजेशंस हैं आपके कि हार्मोनल इम्बैलेंस इशू को कैसे रेगुलेट करें और हाउ टू प्रिवेंट दिस लाइफस्टाइल डिजीज़? हम्म, आजकल पीसीओडी का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, और इनफैक्ट लगभग आप समझिए 100 में से 80 विमेन जो हैं, लड़कियां, टीनेजर, कॉलेज गोइंग, पीसीओएस हैं, पीसीओडी। पीसीओडी एक ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसमें कि जो ओवरी से एग्स रिलीज होते हैं वो इम्बैलेंस के कारण रिलीज नहीं हो पाते हैं टाइमली, तो ये अक्यूमुलेट हो जाते हैं ओवरीज में और छोटी छोटी सिस्ट जैसे हो जाते हैं। इसके कारण बॉडी में जो है आपको वेट गेन, दूसरा आपकी जो है साइकिल्स जो है डिस्टर्ब हो जाएंगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, तीसरा फेस पे या तो हेयर ग्रोथ, एक्ने, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है गर्ल्स फेस करती हैं पीसीओडी में। अ, वैसे मैं आपको इस चीज में बताऊंगी कि पीसीओडी का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है एज सच, कि कुछ मेडिसिन कुछ सालों तक ले ली और बिल्कुल ठीक हो गए, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बहुत ज्यादा रोल है। पीसीओएस खासकर जो बढ़ रहा है अभी इस समय वो है कि इसकी इंसिडेंस बढ़ने का कारण बेसिकली है जो स्ट्रेस बढ़ गया है, ईटिंग हैबिट्स, बहुत ज़्यादा जंक फूड का कंजम्पशन बढ़ गया है। इनफैक्ट जो है आप समझ लीजिए कि बच्चों की एक सेडेंटरी लाइफ हो गई है, स्कूल और फिर ट्यूशंस, फिर उसके बाद आप फिर वापस होमवर्क कर रहे हैं, बट फिजिकल एक्टिविटी नहीं, तो टीवी के आगे बैठे हैं, वीडियो गेम्स देख रहे हैं। सो दिस हैज ऑल्सो लेड टू एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ पीसीओएस, इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है इसका। तो यू नीड टू हैव अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप में से किसी को भी पीसीओएस है, डायग्नोज है, तो फिर आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने लाइफ का एक सिंपल रूटीन बना लीजिए। उस रूटीन में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सुबह मेडिटेशन को अपना जो है बिल्कुल करें। दूसरा, आप फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 1 आवर की करें। आपको अपने खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जो आप क्या ले रहे हैं। आपका फूड शुड बी रिच इन विटामिन डी, मैग्नीशियम, है ना, दैट हेल्प यू। आपका जो कैलोरी करना है कि बहुत ज्यादा हाई कैलोरी फूड नहीं खाना है। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है इसमें, कि आप जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और नट्स को रेगुलरली ले। और दैट्स ऑल, यही है बेसिकली। चॉकलेट्स और जितने भी रिफाइंड फूड है, जैसे कि आप ये कुकीज आजकल बहुत ज्यादा मतलब कॉमन हो गया है, हर जगह अवेलेबल है, चिप्स, कुकीज, आइसक्रीम, एंड ऑल दिस लीड्स टू जो है पीसीओएस के इंसिडेंट्स को बढ़ा रहा है। Yes, ma'am. So moving to the next question. Yeah. So my next question is कि as we see, जब लड़कियों की कम एज में शादी हो जाती है तो बहुत सारे बायोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि थ्रू आउट लाइफ उनको देखने पड़ते हैं या उसके साथ डील करना पड़ता है, तो वो बहुत ही पेनफुल होता है। सो अकॉर्डिंग टू यू और बायोलॉजिकली, व्हाट इज़ द राइट एज फॉर मैरिज, एंड एज अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करते हो या सोसाइटी को आप क्या मैसेज देना चाहोगे
इस टॉपिक पे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक जो हम कह सकते हैं। एज पे एट द राइट एज जो शादी है वो नहीं हो पाती है, तो उससे एसोसिएटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अ, इसके लिए तो मैं आपसे कहूँगी कि जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, इंडिया, हमारी कंट्री में एक हर मध्यम वर्गीय या जो हम कहते हैं लो बजट फैमिलीज हैं, सब जगह पे बच्ची होती है और सबसे पहले उसकी शादी के बारे में लोग सोचने लगते हैं। बच्चियों को बचपन से ही गांव का माहौल ये है, क्योंकि मैं तो पेरिफेरी में प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे आसपास सारे जो हैं ग्रामीण इलाके के लोग हैं और ग्रामीण ही बच्चियां मेरे पास आती हैं। तो मैंने यही देखा है कि उनके पास सिर्फ जो एक माइंड सेट है ज्यादातर ग्रामीण फैमिलीज में, वो ये है कि बस शादी ही टारगेट है, लड़की हुई मैंने शादी हो जाए, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अक्सर यहाँ पर किसी की 16 में 17 में बहुत ही जल्दी शादियां की जा रही हैं। इनफैक्ट बच्चियों का 8th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के बाद की एजुकेशन दे ही नहीं रहे हैं। तो इससे बहुत ही ज्यादा मैंने सेल्फ इंडिपेंडेंस से विमुख हो गई हैं। तो इस चीज पे हमारी सोसाइटी को बहुत ध्यान देना है। मेरे हिसाब से 18 to 20 इयर्स इट शुड बी द मिनिमम एज, कि इससे पहले तो शादी नहीं करनी है। एंड एज मेरे ख्याल में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो बच्ची है जिसे आप शादी कर रहे हैं, उस बच्ची को प्रॉपर एजुकेशन है कि नहीं, वो उसको कुछ ना कुछ हमको टेक्निकल ट्रेनिंग जरूर देना चाहिए। बच्चियों के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग देने से किसी भी समय यदि कोई भी बैड टर्म्स होता है तो एटलीस्ट उस समय बच्चियां जो हैं खुद अपने पैरों पे खड़े होके एक कॉन्फिडेंट लाइफ जी सकती हैं। मेरे तो सोसाइटी से यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज सब विजिलेंट रहें आप लोग। हमारे आस पड़ोस में भी अगर बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है, 8th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड करके शादियां हो रही हैं, तो हमें काउंसलिंग करना चाहिए कि ऐसा ना हो, क्योंकि वो फिर पूरी लाइफ उनकी जो है वो एक डिपेंडेंट उसमें रह जाती है। और फिर नेक्स्ट उनकी जनरेशन भी वही, तो वो चीज कंटिन्यू होती जा रही है। तो एजुकेशन इज अ मस्ट, बहुत बहुत मस्ट है। यस मैम, डेफिनेटली एजुकेशन इज़ मस्ट। और इस चीज़ पे हर किसी को ध्यान देना चाहिए। एवरी पेरेंट शुड टेक केयर ऑफ दिस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, हमारी एक व्यूअर हैं श्वेता जैन। हर क्वेश्चन इज कि मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए, और अगर लेने चाहिए तो कितने ड्यूरेशन में और क्या क्वांटिटी होनी चाहिए? श्वेता जी देखिए, आप कुछ भी दवाई, कोई भी मल्टीविटामिन एकदम से अपने मन से ना लें। आपको अपने फिजिशियन को दिखा देना चाहिए। बेसिक टेस्ट होते हैं जो विटामिन हमारी बॉडी लेवल है, तो वो एक बेसिक टेस्ट कराएं। यदि आपकी बॉडी में वो लेवल कम है, दैट मीन्स जो आप डाइट ले रहे हैं उसमें आपको सफिशिएंट विटामिन मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं। तो फर्स्ट आप अपनी डाइट से ही उसको कवर करने की कोशिश करें। अच्छा, इसके बाद यदि आप अपने फिजिशियन को दिखाते हैं और वो सजेस्ट करते हैं कि आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं, तो फिर आप लीजिए। बट अपने मन से मत लें, क्योंकि ना केवल विटामिन की कमी आपको प्रॉब्लम करती है, हाइपर विटामिनोसिस भी एक स्टेट है जिसमें एक्सेसिव विटामिन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यस मैम, सो अ डॉक्टर कंसल्टेशन इज रिक्वायर्ड ताकि इन्हें बेटर रिकमेंडेशन मिल सके ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस। ओके मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी एक व्यूअर हैं, उनका क्वेश्चन ये है कि उनकी एज 39 हो चुकी है और 2 मिसकैरेजेस हो चुके हैं। सो हाउ टू कंसीव नेचुरली? ओके, सिंस हम लोग 39 इयर्स की एज को एल्डरली मानते हैं, इस एज में हमारे जो हार्मोनल लेवल है नॉर्मली वो कम हो जाते हैं, तो नेचुरल कंसीव करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ऐसे केस में भी बेटर है कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। यदि आपका AMH लेवल, दैट इज आपका जो हार्मोन लेवल है, आपका ओव्यूलेशन नॉर्मल चल रहा है, तो स्टिल आपको जो है कंसीव करना है, नेचुरल कंसीव करने के चांसेस रहेंगे अच्छे। और अगर आपका AMH लेवल कम है, दैट मीन्स कि आपके एग्स अभी नहीं बन पा रहे हैं या कम बन रहे हैं, तो आपको इसमें असिस्टेड मेडिकेशन लेना ही पड़ेगा। मतलब नेचुरली अगर आप बैठे रहेंगे ना, तो इसमें आपका जैसे जैसे एज होता जाएगा हार्मोन्स और कम होते जाएंगे।
क्योंकि प्रेगनेंसी में टाइम और एज का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो 39, तो आई शुड सजेस्ट यू डोंट सिट बैक, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। यस मैम। और बहुत सारी जो हेल्थ इश्यूज हैं, बेसिकली फीमेल्स के साथ जो हेल्थ इश्यूज रहती हैं, जैसे थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गई, और भी बहुत सारे इश्यूज, हार्मोनल इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं बेसिकली इसलिए बिकॉज उनकी लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, डाइट इनटेक प्रॉपर नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और वो अवेयर भी नहीं हैं कि उन्हें कैसी लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज वो अपने पूरे एफर्ट्स डालती हैं अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए, बट कहीं ना कहीं अपनी केयर करना भूल जाती हैं। बिल्कुल सो सही। व्हाट वुड यू गाइड कि वो कैसे अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें और कैसे एक हेल्दी लाइफ की ओर लीड करें? ये इतना इम्पोर्टेंट इशू है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आप एक चीज़ समझते हैं कि जो इंसान इत्र लगाता है, तो उसकी इत्र की जो खुशबू उसके हाथों में आ जाती है। वैसे ही जो इंसान दूसरों को गुलाब देता है, तो गुलाब की खुशबू उसके हाथ में आती है। तो जिसके पास, और वो जहाँ जाएगा वहाँ गुलाब की खुशबू फैलती है। तो जिसके पास जो है वो वही तो देगा। ऐसे ही एक माँ, ये जो हमने अक्सर फैमिलीज़ में देखा है कि वो अपने बच्चों के लिए सुबह उठते से ही ब्रेकफ़ास्ट बनाएगी, हस्बैंड का टिफ़िन बनाएगी और उनके पूरे न्यूट्रिशन का, हर चीज़ का ध्यान रखेंगी। लेकिन सुबह बस एक चाय पिया और वो चाय के साथ वो दिन के 1 बजा देती हैं, लेकिन स्वयं कभी भी जो है वो ज़्यादातर जो है ग्रामीण फैमिलियों में और इनफैक्ट शहरों में भी ब्रेकफ़ास्ट का जो है वो ट्रेंड नहीं है कि सुबह कुछ खाया जाए। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले जो घर की महिला है, जिसके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, उसे सबसे पहले स्वयं जो है सुबह उठकर एक हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट लेना चाहिए, जिसमें कि दूध, और मैं आपसे कहूँगी कि होल सील या तो आप दलिया या पराठे ये ज़रूर लें साथ में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर आप बाकी सब कामों में लगें, क्योंकि यदि आप हेल्दी रहेंगी, तो फिर वही चीज़ आपके बच्चों को आप दे पाएँगे और अपनी फैमिली की उतनी बेटर केयर कर पाएँगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, लेडीज़ को ध्यान, मतलब अक्सर देखा गया है कि फ्रूट्स वो काटती हैं और बाँट देती हैं, बच्चों को दे देंगी, हस्बैंड के टिफ़िन में रख देंगी, लेकिन खुद के लिए नहीं। तो ये ही, इसी चीज़ को चेंज करना है। सबसे पहले यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, देन यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ आपकी फैमिली, बहुत अच्छे से आप ध्यान रख सकते हैं। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल मैम। और फीमेल्स मल्टीटास्किंग होती हैं, दे पुट देयर हार्ट एंड सोल इन व्हाटएवर दे डू। सो ये भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर चाहें तो बिल्कुल कर सकती हैं और बहुत अच्छे से करना भी चाहिए, बिकॉज जैसा आपने कहा कि जब वो अपनी टेक केयर करेंगी तभी वो अपनी फैमिली की भी अच्छे से टेक केयर कर पाएंगी। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड वी विल ट्राई टू कंसिडर द क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारी जो व्यूअर है उनका क्वेश्चन ये है, सुप्रीता जी हैं, शी इज़ आस्किंग कि पीसीओडी अगर मेडिसिन से क्योर नहीं हो पा रही है तो क्या लैप्रोस्कोपी ही एक ऑप्शन है? येस, दैट्स द लास्ट ऑप्शन। लेकिन ओके। इससे एक हटके, मैं आपको थोड़ा-सा हटके मेडिकल फील्ड से बताना चाहूँगी, व्हिच इज़ लाइक, आप मेडिसिन्स ले सकते हैं, लैप्रोस्कोपी करा सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू प्लीज़ गो इन फॉर मेडिटेशन एज़ वेल, क्योंकि हमारा जो माइंड सोचता है उसका पूरा इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर है, बॉडी के एक-एक सेल पर है। एवरी थॉट हैज़ पावर और हमारे एक-एक सेल उससे जो है वो गाइड होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेडिटेशन ज़रूर करें और मेडिटेशन को अपना एक पार्ट बनाएँ एंड कुछ पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस लें, एंड दैट इज़ डेफिनिटली गोइंग टू हेल्प यू, डेफिनिटली। एटलीस्ट ये ट्राई करके देखें और इससे रिजल्ट्स यस, मिलते हैं तो बहुत बिल्कुल, अच्छी बात है। मैं मेरे पेशेंट्स को अफ़र्मेशंस देती हूँ एंड आई एम प्रैक्टिसिंग इट और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। थैंक यू मैम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी एक व्यूअर हैं आकांक्षा सक्सेना जी। इनका क्वेश्चन ये है कि अगर हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है तो इसकी क्या सॉल्यूशंस हो सकती हैं और हुँ, हाउ टू बैलेंस दिस? ओके। देखिए, थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारी नेक में प्रेजेंट होती है और इससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, थायराइड हार्मोन्स T3 T4,
बेसिकली ये हमारी बॉडी, पूरी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, बहुत ही वाइटल हार्मोन है। हाइपोथायराइड एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपका थायराइड हार्मोन का फंक्शनिंग जो है वो कम हो जाता है, वो अपना लेवल जो है कम हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, और जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दिया है वो आपको बिल्कुल सिंसियरली लेना है। इसको मेडिसिन का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेबली आप इसे अर्ली मॉर्निंग 4:30 5 या 4:30 से 5:30 के बीच में लें तो बहुत इफेक्टिव रहेगा। एंड इसके बाद आप लगभग 45 मिनट्स टू 1 आवर कुछ खाएं ना। तो ये हो गया आपका मेडिसिन पार्ट। मेडिसिन अपने आप बंद ना करें, एवरी 3 मंथ्स में आप इसको चेक करते रहें, एटलीस्ट 6 मंथ्स में लेवल जो है डॉक्टर कंसल्ट करके, अगर आपका हार्मोन लेवल कंट्रोल चल रहा है तो डोज जो है वो डॉक्टर मेंटेन करेगा। लेकिन अब सेकंड बात है कि आप अपना क्या पुट इन कर सकती हैं कि आप जो है थायराइड आपको हो नहीं, या हो रहा है तो नेचुरल कंट्रोल हो। तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंस है आपके डेली रूटीन की, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की, which includes exercise and healthy food. Yes, ma'am. And moving to the next question, मूड स्विंग्स, एनजाइटी, स्ट्रेस आजकल के मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं, बट लोग अवेयर नहीं है कि कैसे इन चीज़ों से वो डील करें। एंड एवरी थिंग डजेंट रिक्वायर्स मेडिसिन। कुछ चीज़ें आप स्पिरिचुअल लेवल पे भी मेडिटेशन के थ्रू भी हील कर सकते हो या ठीक कर सकते हो, बिकॉज मेडिसिन के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन्स आप क्या रिकमेंडेशंस या आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को, so that they can maintain their mental stability and peace at the same time? आजकल मतलब आज की जो सिचुएशन चल रही है, मैं देखती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा भी जो होता है वो ये वर्ड्स यूज करने लगे कि चिंता हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। तो फिर हमारे टीनेजर्स में और एडोलेसेंस में तो ये बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। और इसका सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा रीजन है कि जो लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है, वर्कलोड और स्ट्रेस जो बढ़ गया है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो है एक यू नो स्लीप टाइम आपका रेगुलराइज करें। आपको एक एम्पल अमाउंट ऑफ स्लीप चाहिए। यू शुड ट्राई टू स्लीप ऑन टाइम एंड ट्राई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब आप उठते हैं तो थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें जिसमें आप लगभग 20 मिनट नहीं तो 45 मिनट्स मेडिटेशन करें। बिकॉज मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा माइंड जो है वो स्टेबल हो जाता है, शांत होता है। और उससे आप जो भी अफर्मेशंस लेते हैं मेडिटेशन के समय वो आपको दिन भर के लिए तैयार करते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप एक्सरसाइज को भी अपना पार्ट बनाते हैं, भले आप 15 मिनट्स की एक्सरसाइज करिए, आधा घंटे करें, जितना आपको समय मिल रहा है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि 1 ही घंटा करें, बट एक्सरसाइज करने से पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में। वो आपको बहुत हेल्प करेंगे स्ट्रेस और एंजाइटी को ख़त्म करने में। एक चीज जो नोटिस करेंगे आप कि इस समय टीवी पे इतने चैनल्स हैं और मोबाइल पे भी इतना स्टफ है कि हम बहुत कुछ देख और सुन रहे हैं जो कि हमें अंदर से वीक बना रहा है, बट हम अवेयर नहीं है। तो आपको इस चीज, अगर आपको अपना इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ाना है, आपको एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल कम करना है, तो आपको कंट्रोल रखना होगा कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप कोई भी क्राइम शो देखे हैं या फिर आपने कुछ भी ऐसा बहुत ही फाइटिंग वाला चीज देखा है, तो आपके अंदर मन में कहीं ना कहीं वो डर, वो जो पूरा हैरेसमेंट है वो घुसा रहेगा और वो आपको जो है पीस में नहीं रहने देगा। तो प्लीज अवॉइड करें किसी भी तरह के जो वायलेंट शोज हैं, है ना, इन चीजों को अवॉइड करें। अपने मन को वो दें जो ऐसे आप बनना चाहते हैं। हम बोलते हैं यू आर वॉट यू फीड योर माइंड, सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। आप कहते हैं स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, बट आप देखें कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कैसी मूवीज देख रहे हैं। बिकॉज यू अल्टीमेटली जो भी माइंड को आप फीड करेंगे वैसे आप बनते जाएंगे। दूसरा, आपको अपने जो कलीग्स हैं, जो पीयर ग्रुप है, उसका भी ध्यान रखना है कि आप किस तरह के वातावरण में है, क्योंकि संग का रंग पड़ता है। तो जितने आपकी, अगर आपको फील हो रहा है कि आपके जो कलीग्स हैं वो उस तरह की टॉक्स नहीं हो रही हैं जो कि मेंटल पीस में दूसरे की बुराई करना,
या फिर परचिंतन करना, इन चीज़ों से बचें आप, क्योंकि इससे भी जो है आपको कहीं न कहीं आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप वास्तव में बहुत खुश रहना चाहते हैं तो एक चीज़ अपना रूल बना लीजिए, ट्राई टू हेल्प 1% डेली। अगर आप खुशी बाँटेंगे तो खुशी आपको मिलेगी। बहुत अच्छे टिप्स आपने दिए हैं मैम एंड लास्ट में जो आपने कहा वो भी बहुत सारे लोगों को फॉलो करना चाहिए बिकॉज़ वैसे हम एक चेन क्रिएट करेंगे जिससे बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल पाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, एक हमारे कमेंट्स में क्वेश्चन है जो कि आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, लोग अवेयर नहीं होते हैं। क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ द सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ? ठीक है, और हाउ इट वर्क्स, क्या बेबी हेल्दी होगा या क्या मेजर्स रखे जाएं एंड व्हाट इज़ द सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ? बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द मासेस और पब्लिक इज़ नॉट अवेयर कि आईवीएफ क्या होती है, कैसे वर्क करती है, इसकी क्या सक्सेस रेट है? ओके, देखिए आईवीएफ की सक्सेस रेट जो है वो सेंटर टू सेंटर वेरी करती है। आजकल जितने हम लोगों की टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो लगभग आप समझ लीजिए 70 टू 80% सक्सेस रेट अचीव कर रहे हैं ईज़िली, अगर सेंटर पूरा वेल इक्विप्ड है तो। आईवीएफ में आप जो कह रहे हैं कि बेबी की हेल्थ और ग्रोथ कैसी रहेगी, ये तो पूरा मैटरनल उस पे डिपेंड करता है। अगर मदर की बॉडी में कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और मदर अगर हेल्दी हैं, अच्छा डाइट ले रहे हैं, सारे मेडिसिन्स टाइम पे ले रहे हैं, प्रॉपर रेस्ट ले रहे हैं, तो बेबी जो है वो हेल्दी ही होना है। बाकी कुछ अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो फिर वो हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा। यस मैम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे एक व्यूअर हैं, उनका क्वेश्चन ये है कि मेनोपॉज के बाद क्या-क्या प्रॉब्लम्स आते हैं या मेमोरी लॉस की भी क्या प्रॉब्लम होती है या दिस इज़ समथिंग डिफरेंट? नहीं, देखिए मेनोपॉज़ एक वो स्टेज है जबकि 45 इयर्स से लेके 52 इयर्स के बीच में ज़्यादातर जो है लेडीज़ के पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, उस स्टेज को हम मेनोपॉज़ कहते हैं। इससे हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन्स हैं वो थोड़े से ऑल्टर हो जाते हैं, माने उनका लेवल कम हो जाता है, तो इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारी बोन्स पे पड़ता है। तो कैल्शियम एब्ज़ॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है और बोन्स में रिटेंशन। इसके लिए हमको जो है सप्लीमेंट्स भी लेने होते हैं और कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि हमारे प्रिस्क्राइब करते हैं जिनको इस तरह के सिम्पटम्स हो रहे हैं, तो वो मेडिसिन्स भी लेना पड़ सकती हैं। और आप इसमें बस शुरू से ध्यान रखें, देखिए मेनोपॉज़ तो लास्ट स्टेज है, आपको ध्यान रखना है शुरू से ही। आपका जो ये बैलेंस डाइट है, आप रेगुलर इंटेक ऑफ मिल्क, है ना, दूध लेते हैं, सुबह का नाश्ता लेते हैं, आपका अगर एक लाइफ़स्टाइल रेगुलर चल रहा है, बिल्कुल एक प्रॉपर एक्सरसाइज़ है, तो मेनोपॉज़ भी आपको पता नहीं चलेगा। यस मैम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी एक व्यूअर हैं आकांक्षा जी। इनका क्वेश्चन ये है कि मंथ में 2 बार इनको इर्रेगुलर पीरियड्स की हुँ, इश्यू आ रही है। सो हुँ। हाउ टू मैनेज दिस? आकांक्षा जी, इसमें भी मैं आपको सिंपल ये कहूँगी कि ये आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, इसके लिए आपको हार्मोनल पिल्स लेनी पड़ेंगी साइकिल को रेगुलराइज़ करने के लिए। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में 3 टू 4 मंथ्स में साइकिल रेगुलराइज़ हो जाती है और अगर नहीं हो रही है, तो फिर उसके बाद आपको हो सकता है लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़े। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप इस चीज़ का एक अल्ट्रासाउंड कराएँगे और डॉक्टर आपके बताएँगे कि डायग्नोसिस क्या है, कारण बेसिक आपकी साइकिल्स इर्रेगुलर होने का। अगर कोई फिज़िकल कारण नहीं है, जैसे कि ओवेरियन सिस्ट या फिर गर्भाशय में गठान जिसे फाइब्रॉइड कहते हैं, ऐसा कारण है तो फिर वो उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा और अगर आपको हार्मोन्स की इर्रेगुलरिटी है, तो उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देंगे। एक्चुअली वेरी करता है आकांक्षा जी कि कारण क्या है, ये जानना ज़रूरी है। मैम आप ऑडिबल नहीं हैं। एम आई ऑडिबल नाउ? जी, अब आप ऑडिबल हैं। जी। सो हमारे एक व्यूअर का क्वेश्चन मैम ये आ रहा है कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जो डिप्रेशन होती है उससे कैसे बचें और बेबी का ख्याल कैसे रखें? ओके। आई थिंक इट्स अ ट्विस्टेड क्वेश्चन।
एक्चुअली ये जो डिप्रेशन वर्ड है, ये हमारा खुद का क्रिएटेड है। ऐसी कोई डिज़ीज़ नहीं है कि सी सेक्शन के बाद डिप्रेशन होगा। ये आप समझें। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। क्या नाम? उनका किंता नाम बस्ती। है, जस्ट अ सेकंड मैम, राघव गर्ग। अ, अच्छा, राघव जी। राघव हाँ जी जी। देखिए, सी सेक्शन डिलीवरी जो होती है वो ऐसी सिचुएशंस में करते हैं ज़्यादातर जबकि नॉर्मल संभव नहीं हो रही है। नॉर्मल में या तो बेबी को कोई डिफिकल्टी आ रही है या मदर के बॉडी का कोई ऐसा मतलब प्रॉब्लम है कि नॉर्मल नहीं हो सके। लेकिन देखिए 9 महीने आप बच्चे को रखते क्यों हैं? आप सारी मेहनत एक हेल्दी बेबी और हेल्दी मदर के लिए करते हैं। तो फिर मोड ऑफ डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है हमको। आप इस बात को समझिए, जब हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं ना 9 महीने मुझे नॉर्मल ही होना है या डाउट रखते हैं या बहुत ज़्यादा अंदर से जो है अगर आप कन्फ्यूज़्ड रहते हैं कि सी सेक्शन से ये हो ना जाए, वो ना हो जाए, तभी आपको डिप्रेशन आता है। तो आप ये मानिए कि सी सेक्शन डिलीवरी भी उतनी सेफ और उतनी अच्छी होती है जितनी की नॉर्मल डिलीवरी होती है। हाँ, ये ज़रूर है जहाँ तक हो सके नॉर्मल हो जाए, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम बेबी या मदर को आ रही है तो बेटर है बहुत खुशी-खुशी सेक्शन करा लें, क्योंकि हेल्दी बेबी, हेल्दी मदर, तो बस अगर अंत अच्छा तो सब अच्छा। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारे एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि इनकी एज 33 इयर्स है। डॉक्टर ने कहा है कि इनके और इनके हस्बैंड की सारी बायोलॉजिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, बट हुँ। स्टिल शी इज़ अनेबल टू कंसीव। सो व्हाट कैन शी डू टू कंसीव, और या एज फैक्टर है जो इस चीज़ को अफ़ेक्ट कर रहा है? देखिए, आपने जैसा कहा कि आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया, उन्होंने कहा बायोलॉजिकल टेस्ट सारे नॉर्मल हैं। तो फिर मेरे ख़्याल से आपको कंटिन्यू करते रहना चाहिए और अगर आपको जैसे आपने अगर एक सिर्फ़ गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट ज़रूर करें। क्योंकि इसमें ना सिर्फ़ एक टेस्ट नहीं होता या एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो बेटर है कि फिर आप एक इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें क्योंकि आपके सारे जो टेस्ट होने हैं, उसमें फिर आपको जो है हेल्प हो जाएगा कि कहाँ कमी हो रही है, उसको कवर कर लिया जाएगा। यस मैम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे सोसाइटी में भी ये चीज़ देखी जाती है, और ये आई थिंक कि एक एज ओल्ड ट्रेडिशन चलती आ रही है कि जेंडर बेस्ड अबॉर्शन जो है बहुत कॉमन है। हालांकि अभी ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है ड्यू टू द सम ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स, ये बहुत कम हुई है, बट स्टिल इन द रिमोट एरियाज ये बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है। सो जेंडर बेस्ड अबॉर्शन एक मेजर चैलेंज है इंडिया में। सो व्हाट इज योर मैसेज टू द सोसाइटी, एंड हाउ इज द मेडिकल फ्रेटर्निटी डीलिंग विद इट? हुँ। जी, ऋचा जी। अ, आज इंडिया में मैं ये मानती हूँ कि सभी परिवारों में ज़्यादातर यही चाहते हैं कि बेटी है, अच्छा है, एक बेटा भी हो जाए। बट मेरी सोसाइटी से यही रिक्वेस्ट है कि बेटियां भी बिल्कुल कहीं से भी कम नहीं होती हैं। आप यदि बच्चियों को प्रॉपर एजुकेशन देंगे तो बच्चियां भी वो कमाल करके दिखाएंगी और माँ बाप का उतना ज्यादा अच्छे से ध्यान रख पाएंगी जैसे कि बेटे रखते हैं। हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी में इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा माने बहुत स्ट्रिक्टली डील किया जा रहा है। इनफैक्ट मैं मेरे कलीग्स हम लोग ये देखते हैं कि पेशेंट से ये सुनना भी नहीं चाहते कि आप बेटा होगा कि बेटी होगी, नहीं, जो होगा वो हो उसको स्वीकार करें। दूसरा हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी में हमारे डॉक्टर्स की ज़्यादातर मेरे जो फ्रेंड्स हैं मैंने देखा है उनकी सिंगल गर्ल चाइल्ड में ही सफिशिएंट मतलब बहुत खुश हैं। तो डॉक्टर्स तो इस चीज़ को पेशेंट्स को बहुत काउंसल कर रहे हैं कि एक हो, बेटी हो और उसको पढ़ाएँ और अच्छा रखें। बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है। यस मैम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं ये मोस्ट सेलिंग मेडिसिन है अगर हम हुँ, देखें अभी अभी के टाइम में। सो हुँ, इसके हुँ। क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? बिकॉज़ डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं एंड लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स ले लेते हैं, बट इसके साथ इसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी होती हैं बहुत सारी। हुँ, सो क्या हुँ। साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एंड हाउ टू अवॉइड दिस?
देखिए, कोई भी मेडिसिन आप एक टाइम ड्यूरेशन तक लेते हैं तो वो सेफ रहती है, लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय तक 5 साल 10 साल तक कंटिन्यू लेते हैं तो फिर उसके साइड इफेक्ट्स दिखने लगते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स के साथ जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट दिखता है वो है ओबेसिटी, माने वेट गेन का, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, और कभी-कभी जो है पेशेंट्स को मूड स्विंग्स भी होने लगते हैं। तो इसमें बेटर ये है कि अगर आप ले भी रहे हैं तो साथ में आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, जिसमें कि एक्सरसाइज बहुत मस्ट है ना? तो उससे जो आपके दूसरे साइड इफेक्ट्स हैं वो कवर हो जाएँगे, और एक हेल्दी डाइट लें। बिल्कुल मैम। बहुत सारे क्वेश्चंस मीन्स इर्रेगुलर पीरियड्स को लेकर के आ रहे हुँ, हैं, हालाँकि आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया है कि अपनी वो लाइफ़स्टाइल को प्रॉपर करें, अपनी डाइट को सुधारें, मेडिटेशन करें या कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ करें। सो ये एक मेजर कंसर्न है लोगों का, इसलिए ये सेम क्वेश्चन लोग बार-बार पूछ रहे हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट देम कि आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लें, मैम ने ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं। बिंदु जी हैं, इनका कंसर्न ये है कि इनकी भाभी हैं, 23 इयर्स है, 23 इयर्स उनकी एज है, उनकी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है एंड इट हैज़ बीन 2 मंथ्स बट देयर इज़ अ ब्लीडिंग इशू और इस कारण से बेबी भी थोड़ा वीक है और ब्लीडिंग इज़ गोइंग ऑन, सो उस कारण से वीकनेस आ रही है। हुँ। बिंदु जी नमस्ते। आपको ना बिंदु जी सबसे पहले भाभी जी को आपने कहीं दिखाया ही होगा ऑब्स्टेट्रिशियन को, और उनकी अल्ट्रासाउंड की क्या रिपोर्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंस रखाती है, क्योंकि ब्लीडिंग का कारण क्या है? और मैं आपको इसमें पर्सनल एडवाइस आपके बिना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखे नहीं दे पाऊँगी। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है बिंदु जी। आप मेरे को होपफुली आपने किसी न किसी को दिखा लिया होगा, एडवाइस ले ली होगी और मेडिसिन्स चल रहे होंगे। फिर भी अगर आप मेरे से अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट शेयर करते हैं तो आई कैन हेल्प यू आउट इन दैट। यस मैम, इट रिक्वायर्स प्रॉपर डायग्नोसिस, सो रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें या अपने रिपोर्ट्स शेयर करें, सो देन वी कैन गाइड यू। एक हमारे व्यूअर है मैम, उनका क्वेश्चन ये है कि उन्होंने कुछ इयर्स पहले एक बेबी कंसीव किया है बट नाउ शी इज़ ट्राइंग बट शी इज़ नॉट एबल टू कंसीव नाउ। ओके, होता है इस तरह से, कभी इन्फेक्शन हो सकता है या हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो आप इसमें देखें कि आपके जो थायराइड लेवल है वो चेक करवाएँ, और आपको जो है नॉर्मल वे में अगर कंसीव नहीं हो रहा है तो आपका अल्ट्रासाउंड और आपका फॉलिकुलर स्टडी पूरा करवा लीजिए, वो बेटर रहेगा। ओके मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेडिटेशन फॉर अ हेल्दी बॉडी, माइंड एंड सोल? हुँ। आज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारे जो हम देखते हैं कि सब स्ट्रेस में जी रहे हैं। एक ऐसी मैकेनिकल लाइफ़ जी रहे हैं जो कि पूरी तरह से डिपेंडेंट है फिज़िकल वर्ल्ड के ऊपर। तो मैं इसमें मेडिटेशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि मेडिटेशन होता क्या है? मेडिटेशन जिसको कि ध्यान कहते हैं, दैट इज़ चैनलाइज़िंग योर थॉट्स। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल एक थॉटलेस स्टेट में चले जाएँ, कि जिसमें आपको कोई थॉट ही ना आ रहा हो। इट इज़ नॉट एग्ज़ैक्टली लाइक दैट, बट इट इज़ लाइक कि आपको अपने थॉट्स को उस डायरेक्शन में चैनलाइज़ करना है, जिस डायरेक्शन में आप अपनी लाइफ़ को फ्रेम करना चाहते हैं। तो मेडिटेशन का जो बेस्ट टाइम होता है, वैसे तो हम बोलते हैं कि सुबह जब हम उठते हैं तो सुबह के 10 मिनट्स जो होते हैं उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है, और उस समय हम जो अपने सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन में जो भी विचार लाते हैं और उनको रिपीट करते हैं, तो वो चीज़ जो है हमारे जीवन में होने की पूरी संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। और सोने के पहले, रात को सोने के पहले आप जो है ज़रूर 5 मिनट, 10 मिनट मेडिटेशन करके सोएँ। तो ये करने से आप ना केवल अपने वर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी हेल्थ, इनफैक्ट आपके रिलेशनशिप्स, हर चीज़ इम्प्रूव हो सकती है, यदि आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो। एंड हमारी पूरी फैमिली वी आर प्रैक्टिसिंग इट। इनफैक्ट मेरा पूरा स्टाफ प्रैक्टिस करता है, एट लीस्ट 80% ऑफ देम, एंड
ऑल ऑफ देम आर गेटिंग बेनिफिटेड। तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। बिल्कुल मैम, मेडिटेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एंड 24 आवर्स में से अगर हम 30-40 मिनट्स भी नहीं निकाल पा रहे हैं मेडिटेशन के लिए, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। वी शुड डू प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, और एक इम्पॉर्टेंट है ये, मेडिटेशन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो दिस शुडंट बी स्किप्ड। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, हमारी व्यूअर हैं वंदना सिंह जी। इनका क्वेश्चन ये है कि 36 की एज में शी इज़ ब्लेस्ड टू बी अ मदर, बट इनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, और प्रेगनेंसी के बाद इनकी वेट नहीं बढ़ी है एज सच, एंड उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे इनको वीकनेस वगैरह फील हो रही है, सो क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, आपको जो गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उसकी साइज़ पे डिपेंड करता है और नंबर पे, बिकॉज़ गॉल ब्लैडर का स्टोन फिर अल्टीमेटली ऑपरेट करना बेटर रहता है। तो उसके लिए आप जो है, यदि अभी आपको कोई सिम्पटम नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप थोड़ा रुक सकते हैं। और रही बात जो आपको वीकनेस आ रही है, तो दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू स्टोन, इसको आप समझ लीजिए। आप दोनों चीज़ों को कनेक्ट मत करिए। ये जो आपको वीकनेस आ रही है, ये डेफ़िनेटली इसलिए आ रही है क्योंकि अभी आपका बेबी हुआ है, तो बॉडी से बहुत सारी जो न्यूट्रिशियस रहते हैं ना हमारे, कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो अपनी डाइट पे आपको बहुत ध्यान देना है, जिसमें दूध बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपका बेबी यदि छोटा है, आप लैक्टेटिंग है, बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो आपको एटलीस्ट 1 लीटर दूध, माने 3 से 4 ग्लास दूध आपको लेना ही चाहिए। दूसरा, ड्राई फ्रूट के लड्डू, इनका बहुत ज़्यादा रोल है। हम लोग सिर्फ ठंड में खाते हैं या डिलीवरी के बाद 1-2 महीने खाए जाते हैं, 3 महीने ज़्यादातर फैमिलीज़ में। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप उनको रेगुलरली लीजिए। जब तक बच्चे को तो ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, आप डेली जो है कंटिन्यूअस लीजिए। तीसरा, आप जो है आपका जो डाइट है उस पे ध्यान दें। सुबह का ब्रेकफ़ास्ट बिल्कुल मिस ना करें, और दोपहर का जो आप लंच लेते हैं उसमें दाल, चावल, सब्ज़ी सारी अच्छा घी डाल के लें, दही लें, यानी एक बैलेंस डाइट लें। और दलिया का जो है बहुत अच्छा रोल है इस समय आपकी एनर्जी लेवल बढ़ाने में। तो ज़्यादातर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता दलिया में जैसे, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप पतला बनाएँ, उसमें मिल्क ऐड करके उसको ग्लास से पीने लायक, ज लाइक अ जूस, आप वो लें हर 3-3 आवर्स के इंटरवल पे, एंड यू विल रियली फील एनर्जेटिक। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हो, सो बहुत सारी डिजीज़ेज़ का ये सॉल्यूशन है, और प्रिवेंट भी कर सकते हो आप कि इन फ्यूचर आपकी जो लाइफ़स्टाइल है वो बिल्कुल हेल्दी रहे। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मैम, एंड आई एम ट्राइंग कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो रिपीटेड नहीं है उसको हम कंसिडर करें। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जपनीत जी हैं, इनका क्वेश्चन ये है, मैम आई हैव कैल्सिफिकेशन ऑफ 4.5 mm इन एंडोमेट्रियम, इज इट अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन टू कंसीव? नॉट ऑलवेज़, नॉट ऑलवेज़, नो। ओके। आप करें उसको, ट्राई करते रहें आप, और हो जाएगा कंसीव। उसके बारे में ना सोचें, क्योंकि कई चीज़ें हमारी बॉडी में होती हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा उसके लिए कॉन्शियस हो जाते हैं, तो फिर वो डेफ़िनेटली हमारी बॉडी में एक नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो आई विल रादर सजेस्ट यू, आप बिल्कुल एक इतने से कैल्सिफिकेशन के लिए बिल्कुल वरी ना करें। ओके मैम। ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपसे एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस चाहूँगी जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहोगे। यस, ये बहुत ही पर्सनल एडवाइस है, और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हर इंसान के जीवन में 2 गार्डन्स होते हैं। एक गार्डन होता है एक्सटर्नल, जो कि उसके बाहरी अचीवमेंट्स पे डिपेंड करता है कि उसने फिज़िकली लाइफ़ में क्या-क्या अचीव करके रखा है। और एक इंटरनल गार्डन होता है, जो कि उसकी मानसिक स्थिति या मेंटल स्टेबिलिटी होती है। तो अक्सर कर जो हमारी सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि शुरू से स्कूलिंग में बच्चों को, कॉलेजेस में, हर जगह ये तो पढ़ाते हैं कि आपको कैसे डॉक्टर बनना है, कैसे इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है। लेकिन एक अच्छा इंसान और एक स्टेबल इंसान कैसे बनना है, ये सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि
जो हमारा इंटरनल गार्डन है, जब तक वो हरा नहीं रहेगा, वो खुशहाल नहीं रहेगा, माने जो हमारी शक्तियाँ हैं, जो हमारे गुण हैं, जो शांति का गुण है हमारा, जो शक्ति का गुण है, जो प्रेम का गुण है, इन्हें हमें जो है करुणा का गुण, इन्हें हमें इतना बढ़ा के रखना है, अपने अंदर के लेवल को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है, तो हमारा जो बाहर का फिजिकल वर्ल्ड है वो अपने आप और ब्यूटीफुल होता जाएगा। तो यू हैव टू लिव अ बैलेंस्ड लाइफ, यानी हमको दोनों तरफ कंसंट्रेट करना है, सिर्फ बाहरी वर्ल्ड नहीं, हमें एक स्पिरिचुअली अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच मैम, दिस वाज अ प्रेशियस एडवाइस गिवन बाय यू। और बहुत सारे क्वेश्चंस आज आपने कंसिडर करे, और इतने सारे मेडिकल पजल्स जो लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं, और उसके बारे में भी आपने गाइड किया। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू नाउ वी रिचि। हैव come to the end of today's session. Thank you so much, ma'am, for coming and sharing your precious knowledge with us. We admire you for your work and your tireless efforts, which is bringing great change in the lives of many. And best wishes from Sanjeev sir and entire team of Self Awakening Mission. थैंक यू ऋचा जी। एंड मैं एंड में स्पेशली थैंक्स करूंगी संजीव सर के लिए। इसमें भी मैं थोड़ा सा समय लूंगी, अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैं जो है मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के वीडियोस देखती रहती हूँ, और ये मेरी जो स्पिरिचुअल स्टडी है वो एक रेगुलर पार्ट है मेरी लाइफ का। तो उसी के थ्रू मैं संजीव सर के वीडियोस मैंने देखे, और जिसमें उनके पॉजिटिव अफर्मेशंस जो हैं, और खासकर पॉजिटिविटी के, एंड हाउ टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, माफी, एंड आई टेल यू वो इतने इफेक्टिव हैं कि मैं जब अपना ओपीडी देखती हूँ तो वो बैक ऑफ में वो चलते रहते हैं, एंड दे गिव मी सो मच एनर्जी एंड Right. कीप मी एंड माय स्टाफ सो मच एलिवेटेड। तो मैं बता रही हूँ, सबको शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो थॉट्स हैं, ये एफर्मेशंस हैं, ये जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। And thank you so much, Sanjeev sir, and thank you, Richa ji, and thank you to your Thank you team. so much, ma'am. It's an honor to have you here. And thank you to our viewers as well. I hope आप सभी ने आज के इस सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा. For more such valuable information, stay connected every week. And thank you so much for coming. Thank you.